पढ़ाई लिखाई जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। हटाओ। बचपन में बाल बस बाल होते थे, हवा चलती थी और वो अपनी मर्जी से कभी इधर तो कभी उधर लहराते थे। माँ कभी तेल लगा देती थी तो कभी बाल ज्यादा बढ़ने पर काटने को बोल देती थी। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? सुस्ती बाल मत काटो, मैं तुम्हारी कटिंग करूंगा। मैं बहुत डरा हूँ। और हमें लगता था कि ये सब जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। उस वक्त खूबसूरती का मतलब आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारना नहीं था, बल्कि बस बेफिक्र रहना था। तो बाल कम या ज्यादा होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि हम खुद को बालों से नापते ही नहीं थे। हमें तो मतलब था बस खेलने कूदने से। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, जिम्मेदारियां बदलने लगी और जिंदगी में आने लगी टेंशन। पहले हेयरलाइन जरा सी पीछे गई, फिर क्राउन थोड़े से ज्यादा दिखने लगा, और फिर एक दिन शीशे के सामने खड़े होके ये एहसास हुआ कि जो चीज कभी बिल्कुल आम थी वो अब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उस एक पल के बाद सिर्फ बाल नहीं गिरते, सवाल भी गिरने लगते हैं। दिमाग में ये बात चकराने लगती है साहब कि आज इतने लोग बाल क्यों खो रहे हैं, जब पहले ये इतने कॉमन नहीं लगता था। तो क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का खेल है या फिर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और रोज की आदतें? और कंफ्यूजन तो तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब बाल कम होने के साथ साथ डर भी बढ़ने लगता है। शादी का डर, रिजेक्शंस का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। मेरा पति गंजा है। मेरा पति गंजा है। फिर दिखते हैं सोशल मीडिया पर बैठे कुछ भाड़े के लोग जो अलग अलग तरीकों से नए बाल उगाने के तरीके बताते रहते हैं, और उनमें से आते तो खुद ही गंजे घूम रहे होते हैं। पर असली सवाल ये है कि जब बाल कम होना आज के टाइम में इतना कॉमन है, तो फिर इसके आसपास इतनी घबराहट, इतना प्रेशर और इतना बड़ा बिजनेस क्यों खड़ा हो गया है? तो बस यही चीजें आज की फैक्टिफाइड के वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा है और इस पूरी कहानी का फायदा कौन उठा रहा है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। व्हाई आर मोर पीपल बॉल्डिंग नाउ? दोस्तों, ये गंजापन कोई अचानक से शुरू होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये तो धीरे धीरे होने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। जब हम छोटे होते हैं बॉडी सिर्फ ग्रो करती है, स्ट्रेस नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, नींद पूरी होती है, खाना सिंपल होता है और हार्मोन्स अपनी जगह पर बैलेंस्ड होते हैं। इसलिए उस वक्त बालों के गिरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पूरा सिस्टम शांत और स्टेबल चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है, खासकर DHT जैसे हार्मोन्स का। DHT कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये शरीर के अंदर ही बनती है। लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बालों की जड़ पर धीरे धीरे असर करने लगती है। ये एकदम से बाल नहीं गिरा देती, बल्कि फॉलिकल को हर साल थोड़ा थोड़ा कमजोर करती रहती है। बाल पतले होने लगते हैं, उनकी लाइफ छोटी हो जाती है और एक दिन वो उगना ही बंद कर देते हैं। और साथ ही बेवजह लेट नाइट्स, स्क्रीन के सामने घंटों बैठना, प्रोसेस्ड खाना, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। हम पेट भरना सीख गए हैं पर पोषण देना भूल गए हैं। आयरन, जिंक, विटामिन D जैसे तत्व जब कम पड़ जाते हैं तो शरीर सबसे पहले नॉन एसेंशियल चीजों का सप्लाई रोक देता है, और बाल उस लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। इसलिए हेयर फॉल सिर्फ सुंदरता का मसला नहीं होता, बल्कि अंदर चल रही गड़बड़ का पहला सिग्नल होता है। इन सब के बीच स्ट्रेस अपना अलग खेल खेलता है। रोज का प्रेशर, जॉब की टेंशन, फ्यूचर का डर, इस तनाव से शरीर में एक ऐसे हार्मोन का बढ़ना शुरू होता है जो शरीर को सिर्फ जिंदा रहने पर फोकस कर देता है। खून उन जगहों पर जाता है जो जान बचाने के लिए जरूरी है। बाल फिर से प्रायोरिटी की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, और इसलिए आज गंजापन ज्यादा दिखता है, क्योंकि आज की जिंदगी ही ऐसी बन चुकी है जिस वजह से आजकल हर तीसरे पर हमें एक खाली मैदान ही दिखता है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब बाल कम होने के साथ साथ इंसान के दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और जहां इनसिक्योरिटी होती है वहां धंधा भी जोरों से बढ़ने लगता है। गंजेपन को सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं रहने दिया गया है, उसे डर बना दिया गया है। डर शादी का, रिजेक्शन का, और सबसे ज्यादा डर नॉर्मल ना दिखने का। सोशल मीडिया इस डर पर जीता है। एल्गोरिदम्स आपकी कमजोरी को पहचान लेती है और फिर हर स्क्रीन पर वही दिखाया जाता है जो आप सुनना चाहते हैं। कोई परमानेंट क्योर का वादा करता है, कोई मिरेकल ऑयल बेचता है, कोई बस ये फील कराता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो भैया देर हो जाएगी। सच तो यह है कि अक्सर लोग बाल नहीं बेचते, वो उम्मीद बेचते हैं। और जब तक गंजेपन को खुद से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनाकर देखा जाता रहेगा, तब तक लोग इसी इनसिक्योरिटी पर अपना बिजनेस चलाते रहेंगे। नाउ
मिरेकल ऑयल्स। पिछले कुछ सालों में एक नया शब्द हर जगह सुनाई देने लगा है, आदिवासी हेयर ऑयल। नाम सुनते ही दिमाग में एक छवि सी बन जाती है, जंगल, मिट्टी, पेड़ पौधे, पुरखे और हजारों सालों का ज्ञान। लगता है जैसे कांच की बोतल के अंदर पूरी प्रकृति बंद कर दी गई हो। और फिर दावा किया जाता है कि गिरते हुए बाल वापस आ जाएंगे, गंजापन भर जाएगा, हेयर लाइन फिर से बचपन वाली ही हो जाएगी। सुनने में अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच है? तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी तेल, चाहे वो आदिवासी हो या फिर आयुर्वेदिक या फिर हर्बल, नए बाल नहीं उगा सकता। तेल का काम होता है सिर्फ बाहर से देखभाल करना, स्कैल्प का मॉइस्चर करना, ड्राइनेस कम करना, थोड़ी देर के लिए बाल का स्ट्रॉन्ग फील करवाना। तेल फॉलिकल के अंदर जाकर हार्मोन को कंट्रोल नहीं करता, और जहां DHT जैसे हार्मोन्स बाल की जड़ को ही बंद कर रहे हो, वहां तेल का कोई डायरेक्ट रास्ता ही नहीं होता। तो फिर लोगों को क्यों लगता है कि तेल से बाल उग गए? क्योंकि जब स्कैल्प को मसाज मिलती है, ब्लड फ्लो थोड़ा सा बेटर होता है, डैंड्रफ कम होता है, और जो बाल बचे हुए होते हैं वो थोड़े हेल्दी दिखने लगते हैं। इससे एक इल्यूजन बनता है कि ग्रोथ हो रही है, पर असल में जो फॉलिकल मर चुका है वो तेल से जिंदा नहीं होता। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। आजकल ज्यादातर आदिवासी ऑयल ब्रांड्स के पास ना कोई पेपर रिसर्च होती है, ना ही क्लिनिकल प्रूफ होती है, तो सिर्फ पहले और बाद की तस्वीरें जो लाइटिंग, एंगल और एडिटिंग से भी बदली जा सकती हैं। कुछ लोग जिनके बाल नेचुरली लेट गिरते हैं, उनको एग्जाम्पल बनाकर सबको सेम रिजल्ट का सपना दिखाया जाता है। ये गलत नहीं, पर अधूरा सच है। सच ये है कि ये बालों के लिए सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, सॉल्यूशन नहीं। अगर स्कैल्प हेल्दी है, न्यूट्रिशन ठीक है, स्ट्रेस कम है, तो तेल बाल को संभाल सकता है, लेकिन गंजेपन को रिवर्स करना उसके बस की बात नहीं। इसलिए जब कोई तेल आपसे वादा करे कि गंजा सर भर देगा, तो समझ जाओ कि यहाँ तेल से ज्यादा उम्मीद बेची जा रही है। तेल लगाना बुरा नहीं है, अंधविश्वास में लगाना बुरा है। नाउ स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस। इसका पहला स्टेज तब आता है जब बाल गिरने शुरू होते हैं, पर ज्यादा नोटिस नहीं होते। नहाते वक्त 2-4 बाल ज्यादा गिर गए, कंघी में थोड़े से और ज्यादा रह गए। आदमी सोचता है मौसम होगा, पानी खराब होगा, स्ट्रेस होगा, यहीं से खानी शुरू हो जाती है साहब। दूसरा स्टेज थोड़ा ज्यादा पर्सनल होता है। हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जाना शुरू करती है, खासकर माथे के दोनों कोने, क्राउन एरिया पर बाल पतले होने लगते हैं। अब बाल गिर रहे होते हैं, पर और लोग भी नोटिस करने लगते हैं। तब आदमी हेयर स्टाइल चेंज करता है, थोड़ा आगे से सेट करता है, कॉम्ब ओवर का जुगाड़ निकालता है। प्रॉब्लम दिखती है पर एक्सेप्ट नहीं होती। तीसरा स्टेज सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यही लोग ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। क्राउन का हिस्सा क्लियरली दिखने लगता है, स्कैल्प चमकने लगती है, हेयर लाइन का शेप बदल चुका होता है। अब आदमी को लगता है कि कुछ करना तो पड़ेगा। ऑयल, शैम्पू, सीरम, मसाज जो मिले सब ट्राई होता है, पर असल प्रोसेस अंदर ही अंदर चल रहा होता है। चौथा स्टेज तब आता है जब बाल सिर्फ बचे हुए लगते हैं, घने नहीं। स्कैल्प ज्यादा विजिबल हो जाती है, और जो बाल होते भी हैं वो भी पतले, कमजोर और अनइवन होते हैं। ग्रोथ स्लो हो जाती है, शेडिंग फास्ट। आखिरी स्टेज में सिर्फ या तो 2 साइड्स के बाल बचते हैं, या फिर पूरा सर ऑलमोस्ट साफ हो जाता है। ये एंड नहीं होता, बस एक कंक्लूजन होता है, क्योंकि तब आदमी को समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई बालों के खिलाफ नहीं थी, ये समझने और एक्सेप्ट करने की फाइट थी। साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स। जब बाल जाना शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो नाम मार्केट में घूमता है वो होता है माइनॉक्सिडिल। इस तरह से इसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे बस लगाओ और बाल वापस आ जाएंगे। सच थोड़ा कम फिल्मी है। माइनॉक्सिडिल कोई जड़ से इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। ये स्कैल्प में खून के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे कमजोर हेयर फॉलिकल्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और पोषण मिल जाता है। कुछ लोगों में इससे पतले बाल थोड़े मोटे हो जाते हैं और हेयर फॉल कुछ टाइम के लिए स्लो भी हो सकता है। लेकिन माइनॉक्सिडिल तब तक ही काम करता है जब तक आप उसे यूज करते रहते हो। ये कोई कोर्स नहीं है जो पूरा करके खत्म हो जाए। जैसे ही आपने उसे छोड़ा, बॉडी अपने पुराने हालात पर लौटने लगती है। जो बाल माइनॉक्सिडिल के सहारे आए हुए होते हैं वो अक्सर वापस गिरने शुरू हो जाते हैं। शुरू के कुछ महीनों में शेडिंग और ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे आदमी और ज्यादा घबरा जाता है। ऊपर से इचिंग, ड्राइनेस, डैंड्रफ जैसे स्कैल्प प्रॉब्लम्स कॉमन तो है ही। रेयर केसेस में चक्कर, हार्ट बीट का तेज होना जैसे साइड इफेक्ट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। मतलब ये दवा हर किसी के लिए सेफ या जरूरी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, जिसे अक्सर फाइनल सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। रियलिटी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हेयर ट्रांसप्लांट कोई जादू नहीं, ये एक सर्जरी है। इसमें सर के एक हिस्से से बाल निकालकर उन्हें दूसरे हिस्से में लगाया जाता है। पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन का रिस्क ही होता है। कई लोगों में ट्रांसप्लांट के बाद शॉक लॉस होता है, जिसमें पास के नेचुरल बाल भी गिर जाते हैं। अगर सर्जन का एक्सपीरियंस कम हुआ तो हेयरलाइन आर्टिफिशियल और अजीब दिख सकती
होती है जो चेहरे की पूरी लुक बिगाड़ देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि ओपनली कोई नहीं बोलता वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल को रोकता नहीं है। जो बाल गिरने वाले होते हैं वो गिरते ही रहेंगे। ट्रांसप्लांट सिर्फ बालों की जगह बदल देता है, इसलिए कई लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद भी माइनॉक्सिडिल या फिर मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। मेंटेनेंस, फॉलोअप्स, मल्टीपल सिटिंग्स और पैसा वो सब अलग। सच ये है कि ना माइनॉक्सिडिल और ना हेयर ट्रांसप्लांट आपको बचपन जैसे नेचुरल बाल लाकर दे सकते हैं। ये सिर्फ मैनेजमेंट टूल्स हैं, सॉल्यूशन नहीं। और जब तक खाना, नींद, स्ट्रेस और ओवरऑल लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी तब तक कोई भी दवा या सर्जरी फुल काम नहीं करेगी। इसलिए डिसीजन हमेशा डर में नहीं, समझ के लेना चाहिए। बाल कम होना एक सच हो सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के गलत रास्ते पर चलना वो जरूरी नहीं। नाउ द बिजनेस ऑफ परफेक्ट लुक्स। अगर आपको लगता है कि गंजापन सिर्फ आम आदमी की प्रॉब्लम है तो बॉलीवुड को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ कैमरे के सामने जो परफेक्ट हेयर लाइंस दिख रही होती हैं उनके पीछे के सच काफी अलग होते हैं। बॉलीवुड में आज ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने कभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, कभी विग्स का सहारा लिया तो कभी पैचेस और एडवांस्ड फिक्सिंग सिस्टम्स का। सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक, गोविंदा से लेकर कपिल शर्मा तक, लिस्ट काफी लंबी है बॉस। और ये कोई छुपी हुई बात भी नहीं है, बस ओपनली बात नहीं होती। कुछ एक्टर्स ने ट्रांसप्लांट कराया लेकिन साथ ही मेडिसिन और मेंटेनेंस का सिलसिला जिंदगी भर का बन गया। कुछ ने विग्स चूज की क्योंकि कैमरा एंगल और लाइटिंग के साथ वो ज्यादा कंट्रोल में रहता है, और कुछ ने तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों ने कभी अपनी पहचान बालों पर टिकाई ही नहीं। उनका कॉन्फिडेंस उनके काम से आया, ना कि स्कैल्प से। सच ये है कि बॉलीवुड बालों का नहीं, इमेज का खेल है। जो चीज स्क्रीन पर दिखती है जरूरी नहीं वो रियल हो। और अगर ये सब एक साथ एक एज के बाद होता ही है तो इतनी टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। द सोशल मीडिया हेयर स्कैम। दोस्तों, आज के टाइम में गंजेपन से ज्यादा फास्ट अगर कोई चीज उग रही है तो वो है सोशल मीडिया पर बाल उगाने के दावे। हर रोज एक नई रील, नया एक्सपर्ट, नया फॉर्मूला। कोई बोलता है सिर्फ इस तेल से बाल वापस आ गए, कोई कहता है इस पाउडर ने हेयरलाइन पर चमत्कार कर दिया, और कोई अपनी पुरानी तस्वीर दिखाकर प्रूफ पेश करता है जैसे कोर्ट में केस जीत लिया। पर यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझाने वाली है और समझने वाली है। बाल उगना कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होता और ना ही हर किसी के लिए ये सेम होता है। सोशल मीडिया पर जो पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई जाती हैं उनमें एंगल बदला हुआ होता है, रोशनी बदली होती है, कभी बाल गीले होते हैं, कभी सूखे, कभी कॉम्ब का डायरेक्शन अलग होता है, और कई बार सच ये होता है कि बीच में ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिसका जिक्र जानबूझकर नहीं किया जाता, क्योंकि सच बताया तो बिजनेस खत्म। यहाँ बाल नहीं, भरोसा बेचा जाता है। लोग जानते हैं कि गंजापन सिर्फ एक मसला नहीं है, दिमाग का भी बोझ होता है। बस इसी कमजोरी को पकड़कर ड्रामेटिक म्यूजिक, इमोशनल डायलॉग्स और झूठे दावे परोसे जाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि अगर जेनेटिक्स स्ट्रांग हो तो तेल कुछ नहीं करेगा। कोई ये नहीं समझाता कि लाइफस्टाइल बदले बिना बाल बदलने की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। सच कड़वा है पर जरूरी है। सोशल मीडिया का काम सॉल्यूशन देना नहीं होता, अटेंशन खींचना होता है। और जब तक हम हर चमकने वाली बात को सच मानते रहेंगे तब तक ये दावे चलते रहेंगे। इसलिए हर वायरल वीडियो सच नहीं होती और हर उगता हुआ बाल असली नहीं होता। नाउ चेंज फोकस। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सच यही है कि बाल कब गिरेंगे, कितने गिरेंगे और कब तक टिकेंगे, ये चीजें हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है वो ये है कि बाल सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर चल रही हालात का सिग्नल होते हैं। लाइफस्टाइल जितनी बिगड़ी होगी, खाना पीना जितना खोखला होगा, नींद और स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा, उतना ही पहला असर बालों पर दिखता है। बाल गिरना अक्सर एक वार्निंग होती है, डेकोरेशन का इशू नहीं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर रोज अपनी हेयर लाइन नापते रहते हैं जैसे ज्यादा देखने से कुछ बदल जाएगा। इस प्रोसेस में हम वही वक्त खो देते हैं जो अपनी बॉडी, अपनी स्किल्स और अपनी सोच को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। अगर लाइफस्टाइल सुधरी, अगर खाना सही हुआ, अगर बॉडी को सही रेस्ट मिला तो बाल अपने लेवल पर जितना रह सकते हैं रह जाते हैं, और जो नहीं रहते तो कम से कम बॉडी तो अंदर से स्ट्रांग होती है, जो किसी भी चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया इतनी अंधी नहीं है जितना हम अपनी इनसिक्योरिटी में सोच लेते हैं। लोग बालों से ज्यादा उस कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं जो किसी के बोलने, चलने और काम करने के तरीके से निकल कर आता है। हिस्ट्री उठाकर देख लो या आज के सक्सेसफुल लोगों को ले लो, उनकी पहचान कभी बालों से नहीं बनी, उनकी पहचान बनी है उनके काम से, उनके फैसलों से और उन स्किल से जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। बाल गए तो गए, क्या हुआ, लेकिन अगर फोकस भी चला गया तो फिर सिर्फ अपीयरेंसेस ही नहीं,
पूरी डायरेक्शन हाथ से निकल जाती है। जब इंसान अपनी एनर्जी आईने से हटाकर अपनी ग्रोथ पर लगाता है तब धीरे धीरे इनसिक्योरिटी अपनी जगह छोड़ देती है और फिर बाल कम होने का दर्द तो खत्म नहीं होता पर उसका बोझ कम जरूर हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में पाने के लिए बहुत कुछ है और जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे तो कोई हमारे बाल नहीं, सब हमारा मुकाम देखेंगे। वेल दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो अब टाइम है अलविदा कहने का। उससे पहले एक बात और, अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।